वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम असाइनमेंट 6 दिया हुआ है रिलेशन से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ रिलेशन इन फैक्ट, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चंस हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए थे और इन 10 क्वेश्चंस में कहूँ तो एक दो क्वेश्चंस हमने पहले भी इनको एग्जांपल्स में ले रखा है, बाकी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करूं तो अगर आपको डेफिनेशन वाले पार्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आपको शायद डाउट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर किसी को अगर कहीं कहीं पे डाउट्स रह जाते हैं तो इस वीडियो में आप उसको कवर करने का कोशिश कीजिएगा कि किसी पॉइंट में दिक्कत ना रह जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो हमने ऑलरेडी इसको एग्जांपल्स में कर रखा है, तो अलग से फिर से करने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा गया, यहां पे बोला गया है कि L denotes set of all straight lines in a plane. Relation R be defined अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनको हम आपस में एक ऑर्डर्ड पेयर में डाल देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। देन आर इज, ठीक है, अब हमें टाइप ऑफ रिलेशन बताना है। तो आप देखिए यहां पे कि अगर अल्फा बीटा रिलेशन का मेंबर है तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना चाहिए, अल्फा कॉमा अल्फा को चेक करना चाहिए कि क्या अल्फा कॉमा अल्फा इसका मेंबर होगा या नहीं। तो अपन देखिए इसका मीनिंग क्या बनता है, अल्फा परपेंडिकुलर टू अल्फा। इसका तो कोई मीनिंग बना नहीं कि अल्फा अपनी ही परपेंडिकुलर होगी लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक की बात करता हूं, सिमेट्रिक में क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक में हमें दिया जा रहा है इस पे बात करें तो अल्फा बीटा अगर है, यही कहता है सिमेट्रिक कि इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर तो बीटा अल्फा शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, यही चेक करना होता है। तो अल्फा बीटा आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। यहां से क्या रिक्वायरमेंट है, बीटा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव की बात करता हूं, ट्रांजिटिव में देखिए क्या बोलेंगे कि इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड, ठीक है, एंड बीटा गामा बिलोंग्स टू आर देन अल्फा गामा, ठीक है, देन अल्फा गामा शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, ऐसी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब देखिए यहां पे क्या कहा गया, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू बीटा, यहां पे क्या कहा गया, बीटा इज परपेंडिकुलर टू गामा। तो अगर अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है और बीटा गामा के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब अल्फा और गामा तो कैसे हो जाएंगे, आपस में पैरेलल होंगे, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर थोड़ी ना रह जाएंगे। मतलब इन दोनों के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, अल्फा इज परपेंडिकुलर टू गामा, वो पक्का गलत हो गई। तो अगर ये गलत हो गई तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। तो सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में देखिए ये हमारे पास क्या है, नंबर सब यहां पे रोस्टर फॉर्म में हमें रिलेशन दे रखा है। क्या है यहाँ पे, सेट ए 1 2 3 है। अब इसमें देखिए आप रिलेशन आर क्या बोल रखा है, क्या क्या मेंबर्स हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3। ठीक है, इतनी बात। अब इसमें देखिए आप 1 1 ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, सेट ए था 1 2 3, तो 1 1 2 2 और 3 3 यहां पे दिखने चाहिए, दिख रहे हैं, लेकिन कुछ और भी दिख रहा है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं रहेगा लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब आगे देखिए सिमेट्रिक की बात करें तो 1 1 का ए बी का बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए, तो 1 1 का 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का उल्टा करोगे 3 3 आएगा। 1 2 का 2 1 नहीं दिख रहा है मेरे को, अगर 1 2 का 2 1 नहीं दिख रहा है, इसका भी वैसे देखें तो 2 3 का 3 2 नहीं दिख रहा है। मतलब काम तो अपना यहीं पे पूरा हो गया कि जब 1 2 का 2 1 नहीं दिखा तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक की बात करूं तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे, अपन ट्राई करेंगे कि भाई 1 1 के साथ मैं कौन सा, जैसे ये अगर ए बी है तो बी सी क्या ले सकता हूं। तो फर्स्ट प्लेस पे जो सेकेंड ऑर्डर पेयर मैं लूंगा उसकी फर्स्ट प्लेस पे 1 होना चाहिए, कहां है, यहां पे या फिर यहां पे। तो 1 1 1 2 का पेयर ले सकते हो या फिर 1 1 1 3 का पेयर ले सकते हो। इससे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 3, इससे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 2। दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो अभी ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा नहीं हो पाया है। क्या करना था हमें,
अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करते थे, ये इंश्योर करते थे कि क्या ये ट्रांजिटिव नहीं है क्या। ठीक है, क्या उसका प्रोसेस था कि हमें ए बी बी सी का अगर AC नहीं मिलता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, बाकी हर एक केस में रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो ए बी बी सी का AC दिख गया, ए बी बी सी का अभी फिलहाल AC दोनों दिख गए हैं। फिर आगे बढ़ो, 2 के साथ में क्या ले सकता हूं, तो 2 के साथ देखो एक बार, 2 के साथ अपन ले सकते हैं। फिर से सेकंड प्लेस पे यहां पे 2 था, तो अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अब 2 के साथ क्या लिया जा सकता है, 2 3 लिया जा सकता है। तो इससे भी क्या बनना चाहिए था, 2 3 अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, यहां पे 3 3 ले लिया। अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, अब देखो यहां पे ये A है, B है, अब मुझे BC मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर से कोई मतलब कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं जिसके फर्स्ट प्लेस पे 3 आ रहा हो। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि AB का BC ही नहीं मिला तो हम बोल देंगे कि भाई रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। AB का BC नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, अभी भी रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव ही है। अब आगे देखते हैं, 1 2 लिया, 1 2 के साथ में अगर मान लो मैं यूज करता हूं, 1 2 यहां पे था, तो मुझे एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसके फर्स्ट प्लेस पे क्या हो, 2 हो। तो 1 2 के साथ 2 2, ठीक है, या फिर 1 2 के साथ क्या ले सकता हूं, 2 3। ठीक है, ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आना चाहिए कि AB का BC नहीं मिला तो उससे ट्रांजिटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी भी रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव ही है, क्योंकि AB का BC ही नहीं मिला। शर्त क्या थी हमारी कि AB और BC दोनों मिल जाएं और AC ना मिले, तब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी हर एक केस में रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो अब इन केसेस के लिए देखिए, 1 2 2 2 से क्या आना चाहिए था, 1 2 आना चाहिए था, 1 2 2 3 से 1 3 आना चाहिए था, ये सब अवेलेबल है। ठीक है बात, और क्या बोल सकते हैं, ये 1 2 के साथ हमने लिया था, 2 3 लेते हैं, तो 2 3 के साथ अपन क्या ले सकते हैं, 2 3 के साथ 3 3 लोगे, 2 3 ही बनेगा, AC वो है अपने पास। और 2 3 के साथ कुछ और ले नहीं सकते हो, 2 3 के साथ हाँ बस इतना ही ले सकते हैं, 2 3 3 3, तो इनसे बनना चाहिए था 2 3 जो ऑफ कोर्स अवेलेबल है। फिर 1 3 के साथ क्या ले सकते हो, 1 3 के साथ 3 3 ले सकते हो, और कुछ तो ले नहीं सकते। तो यहां पे भी क्या बनना चाहिए था, 1 3। तो ये सभी हमारे पास अवेलेबल है, इसका मतलब कि रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, और R दे रखा है उसने 2 3 एंड 3 4। ठीक है, 2 3 एंड 3 4। अब क्या करूं मैं, मुझे अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है, सेट A क्या था, सेट A मान लिया मैंने, दिया हुआ है 2 3 4। तो अब आप देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 3 3 और 4 4, ये तीनों तो होने ही चाहिए ना। तो अगर कोई भी मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 2 2 की रिक्वायरमेंट है, 3 3 की रिक्वायरमेंट है, 4 4 की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों ही एलिमेंट्स हमें इसमें इंट्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, तभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो पाएगा। इसके अलावा देखिए चूंकि सिमेट्रिक भी चाहिए, तो भाई ये दो पलट के भी लिख दोगे तो भी सिमेट्रिक ही दिखेगा, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं, AB का B है। यहां पे देखो 2 3 का 3 2 एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन आने के लिए 3 2 एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी तरीके से 3 4 का 4 3 एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये 5 एलिमेंट्स हमें और इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गया है, R फिर से दिया गया है 1 2 3 पे, और इस बार कहा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। तो आप देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ, सेट A है मान लो 1 2 3। इक्विवेलेंस का मतलब पहले तो रिफ्लेक्सिव बनाओ, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, 1 1 चाहिए होगा, 2 2 चाहिए होगा और 3 3 चाहिए होगा। ठीक है बात। अच्छा, R में मेरे को क्या दे दिया गया है वो भी मैं लिख लेता हूं। R में मुझे दिया गया है 1 2 एंड 2 3। R में 1 2 है और 2 3 है। ठीक है बात। अब देखो अगर सिमेट्रिक चाहिए तो सिमेट्रिक के लिए मुझे 1 2 का 2 1 चाहिए होगा और 2 3 का 3 2 चाहिए होगा। ठीक है, अब सोचते हैं कि भाई ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। अगर उसने सिर्फ इतना कहा होता कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो हम यहीं पे आकर रुक जाते। ट्रांजिटिव की बात करते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या चाहिए होगा। अब आप देखो कि अगर मान लो मैं इसमें से उठाता हूं 1 2, है ना, और इसमें से उठाया मैंने 2 2, तो 1 2 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 को 2 1 के साथ किया यूज, तो 1 2 2 1 से क्या बनना चाहिए था, 1 1 बनना चाहिए था,
ऑलरेडी हम इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। 1 2 2 1 के बाद 1 2 के साथ में और क्या यूज कर सकते हो, और तो कोई खास चीज यहाँ पे, हाँ ये भी दिख रही है 1 2 और 2 3 है, तो अगर 1 2 और 2 3 है, ठीक है, एक पेयर ऐसा बन जाएगा ना 1 2 2 1, इससे तो बनना चाहिए था 1 1, वो है हमारे पास, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इसको फिर से हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, यहां पे इसको काउंट किया जा चुका है। अब देखिए 1 2 के साथ अगर मैं यहां से 2 3 उठाता हूं तो मुझे चाहिए क्या, 1 3 चाहिए, जो कि यहां पे अवेलेबल अभी तक हमने नहीं, ये सारे टर्म्स जो हमने लगाए हैं इनमें अभी तक हमने 1 3 इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो इसको अलग से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बन सकता है, तो अब इसमें देखो तुम 2 3 के साथ अगर मैंने मान लो 2 3 के साथ तो कुछ खास लेने के लिए है नहीं, 1 2 के साथ तो हम फिर भी यहाँ पे 1 2 के साथ 2 1 ले रहे थे, 1 2 के साथ में हम 2 2 ले रहे थे। ठीक है, 2 3 के साथ में लेने के लिए हमारे पास क्या है, 3 3 है, तो 2 3 के साथ 3 3, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 3 अवेलेबल है। 2 3 के साथ 3 2, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 2, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो यही सिर्फ हमारे पास एक 1 3 ऐसा टर्म था जो कि ट्रांजिटिव होने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ट्रांजिट मतलब हमारे पास ये 3 2 5 और 1 6, टोटल हमारे पास 6 ऐसे रिजल्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखें हम तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम 1 3 की रिक्वायरमेंट है, यहां तक तो पहुंच चुके हैं। अब 1 3 अगर हमने इंट्रोड्यूस किया तो ध्यान रखो यहां पे ये चीज मिस ना हो जाए कि 1 3 अगर हमारा एलिमेंट है रिलेशन का तो भाई सिमेट्री के लिए 3 1 भी होना चाहिए, और 3 1 को अभी तक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ठीक है, अभी तक जितनी रिक्वायरमेंट थी सिमेट्रिक होने के लिए इनसे काम चल जाता, लेकिन अब हम एक नया टर्म ट्रांजिटिव के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 3। 1 3 का सिमेट्रिक रिलेशन में क्या आना चाहिए था, इसके लिए भी 3 1 एग्जिस्ट करना चाहिए था, तो वो एक टर्म अलग से तुम्हें काउंट करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे पास टोटल 3 + 2 + 2 7 ऐसे एलिमेंट्स हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6th में क्या कहा जा रहा है, सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन है, ठीक है, सेट ए, और x इज ब्रदर ऑफ y देन r इज। ठीक है, तो ये चीज हमने ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस कर रखा है, ऑलरेडी हम ये एग्जांपल ले चुके हैं कि ये क्यों रॉन्ग होता है, थोड़ा यूनिक सा था। x y और y x, मतलब अगर x और y दोनों मेल हैं, ठीक है, तो अपन ये कहें कि x y का भाई है, y x का भाई है, इसका मतलब ट्रांजिटिव के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो जाती थी यहाँ पे कि x, x मतलब x इज ब्रदर ऑफ x, उसका तो कोई मतलब हुआ नहीं, इसलिए ये हमारे पास रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहता था, रिफ्लेक्सिव नहीं होता था। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए दिक्कत होती थी कि ये x जो है y का अगर भाई है तो हो सकता है ना कि y x की बहन हो। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन हमारा नन ऑफ दीज में चला जाता था, एक तरीके से कह लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रखा है। 7 में हमारे पास a 1 2 3 4 है और r हमारे पास है कोई एक रिलेशन ऑन ए देन r इज। तो अब यहां पे देखिए आप, हमारे पास r की बात करूं मैं तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि 1 1 दिखाई नहीं मुझे सबसे पहले। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 2 का 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करता हूं, ट्रांजिटिव में देखिए क्या रिक्वायरमेंट आएगी, 2 2 को हमारे पास 2 2 के साथ में लेने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ए बी का बी सी ही नहीं है। फिर इसी तरीके से देखिए 3 3 के साथ भी हमारे पास कुछ नहीं है लेने के लिए, 4 4 के साथ भी हमारे पास कुछ नहीं है लेने के लिए। ठीक है, 1 2 के साथ हमारे पास 2 2 है, तो 1 2 2 2 से मिलेगा क्या, 1 2 जो कि अवेलेबल है, इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये सब अवेलेबल ही नहीं थे तो वहां नहीं है ट्रांजिटिव, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये बात फिर से समझ लीजिए, ए बी का बी सी नहीं मिला तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन अभी भी ट्रांजिटिव है। जब ए सी नहीं मिलता है तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, रिलेशन आर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, तो आर को हमें बेसिकली रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आर की बात करें, देखिए क्या क्या टर्म्स आएंगे, x लेस देन और इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हम x की बात करें, स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। x को 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 और 4। तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 और 4, ये वैल्यूज हमारे लिए पॉसिबल है। फिर देखिए रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, एंट्री किसको देनी है, 1 + x 1 + x², तो 1 + 1 1 + 1 ये बन जाएगा 2 2। फिर इसी तरीके से देखिए 1 + x, 2 के लिए देखें, x की जगह 2 रखा तो 3 और 5, 3 रखा तो 4 और 10,
फिर इसी तरीके से 4 रखा तो 5 और 17, ये हमारे पास रिलेशन के एलिमेंट्स आएंगे। x इक्वल टू 5 भी रख सकते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू 5 भी रख सकते थे। x इक्वल टू 5 रखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म आ जाएगा 6 और, ठीक है, इधर लिख लेता हूं मैं, 6 और 25, ठीक है, ये हमारे पास सारे टर्म्स आ गए रिलेशन आर के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा गया है, तो गलती से ये वाला मिस्टेक ना करें, ठीक है, कि ये ऑप्शन मार्क कर दिया। डोमेन ऑफ आर इज 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो बी पार्ट भी सही है। रेंज ऑफ आर की बात करूं 2, 5, 10, 17, 25, ठीक है, 2, 5, 10, अच्छा 5 रखोगे तो यहां पे 6,26 आना चाहिए, ठीक है, और हमारे पास ए ऑप्शन में 6,25 दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही जो है वो फॉल्स हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में हमें आर इनवर्स फाइंड आउट करने को बोला गया है, तो आर पहले निकालो। आर निकालने का मतलब क्या है, आर में हमारे पास क्या क्या टर्म्स आएंगी, एक टर्म आएगी 13, एक टर्म आएगी 15, पहले 1 के साथ देखो तो 13 और 15 जो कि a लेस देन b हो, और क्या आएगा 1, 3, 1, 5, फिर 2 के साथ क्या आएगा 2, 3 और 2, 5, फिर इसी तरीके से 3 के साथ क्या आ पाएगा, 3 के साथ सिर्फ आएगा 5, और 4 के साथ अपने पास आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास r आ गया। तो r इनवर्स में क्या आएगा, उल्टा करके लिख दो, r इनवर्स 1, 3 के लिए 3, 1 आएगा, फिर 5, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, 2, 5 का 5, 2 हो जाएगा, है ना, फिर इसी तरीके से 5, 3 हो जाएगा, और लास्ट में 5, 4 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास 9th क्वेश्चन में r इनवर्स की टर्म बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू BC इंटू A प्लस D इस रिलेशन के लिए बोला गया है, तो ये भी वैसा ही है, AB रिलेटेड टू CD वाला टाइप था, है ना। देखिए इसके बारे में क्या बोला गया, इसके बारे में बोला गया AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू BC इंटू A प्लस D, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, BC को इधर भेज दे, मतलब इसको लिख सकते हैं ना B प्लस सी अपॉन BC इज इक्वल टू A प्लस D अपॉन AD, तो इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको स्प्लिट कर दो, इसको लिख सकते हो B बाई BC प्लस C बाई BC इज इक्वल टू A अपॉन AD प्लस D अपॉन AD, ऐसा लिख सकते हो। तो यहां पे क्या बन गया 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, ठीक है, 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन D, ये हमारे पास आ गया। तो AB रिलेटेड टू CD कहने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दूं जिससे कि देखना अपने लिए इजी हो, वैसे यहां से भी इजी है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ के रेसिप्रोकल्स का सम 1 अपॉन A और 1 अपॉन D 1 अपॉन B और 1 अपॉन C के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें बोला गया है कि सेकंड और थर्ड के रेसिप्रोकल्स का सम और इधर फर्स्ट और फोर्थ के रेसिप्रोकल्स का सम, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। इन दोनों के रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस इन दोनों के रेसिप्रोकल के डिफरेंस के बराबर है, तो हम बोलेंगे AB रिलेटेड टू CD। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी हमने कोई टाइप ऑफ रिलेशन नहीं निकाला है, अभी बस हमने इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। थोड़ा सा कंपैरेटिवली इस क्वेश्चन में ज्यादा लोगों को डाउट आया होगा, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए ये हमारे पास रिलेशन सिंप्लीफाई होकर के आ गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव वगैरह चेक करने पे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, AB रिलेटेड टू CD की जगह पे अब हम क्या बोलेंगे, AB रिलेटेड टू AB, ये चीज चेक करनी है। तो इसका एक स्टेटमेंट क्या बनेगा, जैसे AB रिलेटेड टू CD का ये स्टेटमेंट था, इसका बनेगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, जो कि एनीवे ट्रू है। अगर ये ट्रू है इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। फिर आगे बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में देखिए AB रिलेटेड टू CD, ठीक है, AB रिलेटेड टू CD, इसका मतलब दिया गया है 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B इज इक्वल टू 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D, ठीक है। अब अगर हम मान लो AB रिलेटेड टू CD की जगह पे हम उल्टा देखना चाहेंगे, CD रिलेटेड टू AB, तो ये भी क्या बोलेगा, ये भी यही बोलेगा 1 अपॉन C माइनस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B, बात बराबर ही है। इसका मतलब रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। थर्ड आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में देखिए AB रिलेटेड टू CD, है ना, AB रिलेटेड टू CD,
ए बी को अगर डाउट है तो हमने क्या बोला था, ए बी को मान लो m, सी डी को मान लो n, ठीक है, और यहां पे ई एफ भी इंट्रोड्यूस करना होगा ट्रांजिटिव में, उसको मान लो कुछ p, ठीक है। फिर देखो कि क्या हो रहा है, तो ए बी m है रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब हमें पता है कि इसका एक्सप्रेशन है 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन d। फिर इसी तरीके से देखो सी डी रिलेटेड टू ई एफ का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन d इज इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1 अपॉन f, ठीक है। इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट से हम बोल सकते हैं क्या कि 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1 अपॉन f, ठीक है भाई। x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x और z भी तो बराबर ही होंगे, और यही किसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारा, दिस मींस ab इज रिलेटेड टू ef, तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट मींस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चंस खत्म होते हैं आज के, जो हमारे असाइनमेंट 6 से रिलेटेड थे। एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चंस इजी ही थे, बट लास्ट के एक दो क्वेश्चंस में आपको इसमें हो सकता है डिफिकल्टी आई हो। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एक बार को इस तरीके की ट्रिक भी आप आगे याद रखिएगा, जो हम थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज करते रहेंगे अलजेब्रिकल पोर्शन में, ऐसी चीजें, ठीक है। थोड़ा सिमेट्री कर लेने से हमारे पास क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स एंड थैंक यू ऑल।